सो लास्ट पार्ट में हमने बेसिकली काइनेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी वाला पार्ट भी अपने कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो जो भी पैरामीटर्स रिलेशंस रिलेटेड टू रोटेशन थे वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो वर्क डन हो, है ना, चाहे वो इक्वेशन ऑफ मोशन हो। तो वो सारा पार्ट हमने बेसिकली कवर किया था कल लास्ट, है ना। तो वो काइनेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी भी कवर कर लिया, काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी वाला पार्ट भी कवर कर लिया। काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी में आई सेंटर वाला मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज याद रखना। आई सेंटर वाला जो मेथड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत जगह आपको हेल्प भी करे। आई सेंटर ऑलरेडी हमने डिस्कस थ्योरी ऑफ मशीन में भी डिस्कस किया था इससे पहले, ठीक है। तो लास्ट इसमें जो टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है वो है कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज। ठीक है, कोलिजन। अच्छा, सबसे पहले तो कोलिजन और एक दूसरी चीज होती है इम्पैक्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक कोलिजन है और एक इम्पैक्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है बताओ। कोलिजन एंड इम्पैक्ट में आप क्या डिफरेंस देखते हो इसमें? सर कोलिजन में एनर्जी एक्सचेंज होती है, हाँ, ठीक है। इम्पैक्ट में नहीं होती है, इम्पैक्ट नहीं होती। क्यों? इम्पैक्ट में ऐसा क्या है? मतलब सर थोड़े देर के लिए होती है, फिर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। देखो, कॉलिजन, अच्छा कॉलिजन में एक चीज तो है कि डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट है ना। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट कॉलिजन में भी इम्पैक्ट में भी, बट डिफरेंस ये है कि जो कांटेक्ट हो रहा है इम्पैक्ट के केस में वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफर जरूर होगा कुछ ना कुछ, ऑब्वियस बात है। एक सर्टेन एनर्जी वेलोसिटी एंड मास के साथ मूव कर रहा है, एक सर्टेन मोमेंटम है। दूसरा बॉडी है उसके पास कुछ एक अलग वेलोसिटी एंड मास है, दोनों के पास अलग मोमेंटम है। कोलिजन होगा तो कुछ ना कुछ तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होंगे कुछ ना कुछ। बट इम्पैक्ट तब आप बोलते हो जब वो जो कांटेक्ट हुआ है, फिजिकल कांटेक्ट, वो कुछ बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ है, तब उसको हम इम्पैक्ट बोलते हैं। कॉलिजन जस्ट लाइक कि आप बोलो कि दो बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, आपस में टच हो रही है, कांटेक्ट हो रहा है। अब वो अगर बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ और एकदम से हट गई, तो वो बेसिकली इम्पैक्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि एक स्पेशल केस है इम्पैक्ट कॉलिजन में, वो चीज है। तो कॉलिजन जब भी हम बात करें, इम्पैक्ट वन साइड, इम्पैक्ट वन साइड, मतलब वन साइड बोलने से क्या मतलब, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, बस इम्पैक्ट हम ये बोल रहे हैं कि जो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हुआ है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंपल, मतलब सिंपल लैंग्वेज में रखें तो वो इम्पैक्ट है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। कांटेक्ट हुआ अलग हो गया, वो चीज है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोलिजन हो रहा है तो दोनों एक दूसरे पे इम्पैक्ट लगा रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि किसका वेलोसिटी एंड मास, जो मोमेंटम है वो ज्यादा है कम है। हर कोई जब कॉलिजन होगा कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट लग रहा है। हाँ, रिलेटिवली बोलो कि एक ज्यादा होगा एक कम होगा, बट कोई ना कोई दोनों बॉडी का कुछ ना कुछ इंडिविजुअली अपना मोमेंटम होने वाला है, तो वो लगेगा, ठीक है। तो कॉलिजन सिंपली मींस कि डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। इम्पैक्ट में आप लिखोगे इम्पैक्ट अकर्स when two bodies collide with each other, collide with each other during a very short period of time, very short period of time, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जो कोलिजन हो रहा है, तो वो बेसिकली हम उसको इम्पैक्ट बोल रहे हैं। अब इम्पैक्ट में ना कुछ चीजें, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, कैसे वो इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे कोलिजन हो रहा है, वो चीज के बारे में हमें चीजें कंसिडरेशन करना है।
एंड ये चीज कंसिडर करना कि जब इम्पैक्ट हो रहा है तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको इंडिविजुअल बॉडीज में, वो एक पूरा एनालिसिस वाला पार्ट आपको डिस्कस है। ठीक है, तो इम्पैक्ट तो चलो ऑब्वियस बात है, इम्पैक्ट आप बोल सकते हो जैसे आप कोई नेल है उस पे आप हैमर मार रहे हो, है ना, या बॉल को आपने क्रिकेट बैट से हिट किया, वो बेसिकली एक इम्पैक्ट है, तो एक कॉलिजन हुआ है बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो एक इम्पैक्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, एट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं वो फोर्सेस इम्पल्सिव फोर्सेस है, क्योंकि इम्पल्स क्या है, बेसिकली एक ऐसा फोर्स जो बहुत ही कम टाइम के लिए लगे, उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे काफी हाई मैग्नीट्यूड के इम्पल्सिव फोर्सेस लगने वाले हैं, किसके केस में, इम्पैक्ट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कुछ टर्म्स हम नोट करेंगे क्योंकि जो हमारे हेल्पफुल होने वाले एनालिसिस में। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, या बेसिकली हम इम्पैक्ट का ही एनालिसिस कर रहे हैं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो लेट्स सपोज एक बॉडी है, दूसरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये एरो बेसिकली रिप्रेजेंट करें इनके वेलोसिटीज को। लेट्स सपोज ये v1 है, ये v2 है, इस तरीके से। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज बॉडी वन, दिस इज बॉडी नंबर टू। तो जो डॉटेड लाइन बनाया ना, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये मिस्टेक, मतलब अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो आपको शायद ये विजुलाइज हो रहा होगा कि ये वेलोसिटी के अलॉन्ग जो हमने लाइन बनाई, नहीं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेसिकली है जब दो बॉडी का कांटेक्ट होता है, इनिशियली कांटेक्ट होता है, जहां पे भी कांटेक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होगा आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख लेना। इट इज द कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल टू द surfaces of two bodies in contact, of two bodies in contact during impact, during impact। ठीक है, it's called line of impact। ठीक है, जब कांटेक्ट हुआ ना दो सरफेसेस का, तो वहां पे आप एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करोगे एंड दैट लाइन विल बी नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अभी ये वाला केस है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ये चीज ऐसा है, लेट्स सपोज। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये इसका ऐसा वेलोसिटी हो और इसका ऐसा वेलोसिटी हो, बट जो कॉमन नॉर्मल की आप बात कर रहे थे वो तो ऐसा ही ड्रॉ होगा। बात समझ में आ रही, कॉमन नॉर्मल जिसको हम लाइन ऑफ इफेक्ट बोल रहे हैं वो तो ऐसे ही ड्रॉ होगा, क्योंकि जहाँ पे कांटेक्ट हुआ है उसके कॉमन नॉर्मल आपने ड्रॉ करना है। हाँ, वेलोसिटीज डिपेंड करता है उसी के अलोंग है या अलग है, वो डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट अभी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना, कि इट इज द कॉमन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ बॉडीज विच आर इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग इम्पैक्ट। ठीक है, ये चीज याद रखनी। नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखना, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट।
टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, इसमें सबसे पहला हेडिंग आप लिखोगे सेंट्रल इम्पैक्ट। सेंट्रल इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, the direction of motion of mass center of the two colliding bodies is along the line of impact, ठीक है। बात समझ में? ये वाला जो हमने डेफिनेशन लिखी है किसके अकॉर्डिंग है, ये वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो जो मोशन है, जो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, when the direction of motion of mass center of a two colliding bodies along the line of impact, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, ठीक है। दिस इज अवर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। ये क्या है, इट इज द कॉमन नॉर्मल, जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है दो बॉडीज का, सरफेसेस का, वहां पे आपने कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर दिया लाइन। अब वेलोसिटी या मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टू बॉडीज भी उसी के अलोंग हो, तो ये क्या है, एक तरीके से सेंट्रल इम्पैक्ट कहलाया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसमें अगर हम डायग्राम बनाए तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज V1, दिस इज V2, इस तरीके से। तो ये आपके पास एक सेंट्रल इम्पैक्ट का केस है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टू बॉडीज, किसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, मास सेंटर की बात करते हैं। डायनामिक्स में आप जब मोशन की बात करते हो तो सेंटर ऑफ मास आप कंसीडर करोगे, है ना। तो पूरी बॉडी का मास, ऑब्वियसली बात है, मास एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी है, बट हम उसको ऐसा कंसेंट्रेटेड कंसीडर करते हैं कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली आप सेंटर ऑफ मास के लिए आप डिफाइन करते हो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। वो चीज है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन जो की हम बात कर रहे हैं वो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, द सेंटर ऑफ मास। तो वो किसके अलोंग है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, इट इज द कॉमन नॉर्मल, जहाँ पे भी दो सरफेस का इनिशियली कॉन्टैक्ट हो रहा है उसके कॉमन नॉर्मल बनेगी जो, ठीक है। तो सेंट्रल इम्पैक्ट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो हमारे पास यहाँ पे है वो है इसेंट्रिक, ठीक है। इसेंट्रिक बेसिकली हम ऐसा भी बोल सकते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक यूज करेंगे बेसिकली यहाँ पे, ऑब्लिक इम्पैक्ट, ठीक है। ऑब्लिक और इसेंट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस। तो पहले ऑब्लिक का लिख लेते हैं, ठीक है। ऑब्लिक के केस में लिखना व्हेन द मोशन, द मोशन ऑफ वन और बोथ, वन और बोथ ऑफ द टू कोलाइडिंग बॉडीज, सिर्फ एक का भी हो या दोनों का हो, ठीक, बट एटलीस्ट एक का तो होना चाहिए। व्हेन बोथ, व्हेन द मोशन ऑफ वन और both of the two colliding bodies is not directed, along the line of impact. It's not directed along the line of impact. Then it is called oblique
इम्पैक्ट, या तो एक का हो या दोनों का हो, ठीक है, या तो एक हो जाए या दोनों हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये केस ड्रॉ किया है, ठीक है, तो अपने पास लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो यही है, क्योंकि दिस इज द कॉमन नॉर्मल। बट जो चीज हमें ऑब्जर्व हो रही है वो ये है कि लेट्स सपोज इसका वेलोसिटी ऐसा कुछ है और इसका ऐसी है, ठीक है, ऐसा कुछ। लेट्स सपोज दिस इज v1, दिस इज v2, दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी नंबर 2, इस तरीके से। तो v2 तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, बट v1 है वो नहीं है उसके अलोंग, ठीक है। अब ये तो एक की बात करी, एक ऐसा दूसरा केस हो सकता है जिसमें v2 भी ना हो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये वाला केस। तो केस हमने ये ड्रॉ किया था, ये भी एक ऑब्लिक का एग्जांपल है, यहाँ पे दोनों बॉडी का मोशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ही नहीं। बात समझ में आ रही? या तो एक हो या दोनों हो जाए, वो ऑब्लिक वाला एग्जांपल। सेंट्रल कब, जब दोनों का मोशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तीसरी चीज इसेंट्रिक, ठीक है, थर्ड जो आ जाता है आपके पास वो है इसेंट्रिक वाला पार्ट। थर्ड इज इसेंट्रिक। इसेंट्रिक इम्पैक्ट, ठीक, इसेंट्रिक इम्पैक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन, if the mass center, if the mass center of two colliding bodies are not located on the line of impact, on the line of impact, then it is called eccentric impact, then it is known as eccentric impact। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है देखो, क्या बोला है, मास सेंटर ऑफ टू बॉडीज, ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज आर नॉट लोकेटेड ऑन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अभी तक आप एक केस देखो, यहाँ पे केसेस आप देख रहे थे, इसका मास सेंटर लेट्स सपोज दिस इज, इसका मास सेंटर ये, वन का मास सेंटर, सेकंड का मास सेंटर लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, यहाँ पे हमने वही चीज कंसीडर कर रखी है। अब मास सेंटर अलग अलग है। अभी तक हमारे जो भी केस आप डिस्कस कर रहे हो, चाहे वो ऑब्लिक हो चाहे वो सेंट्रल हो, सबके केसेस में आप देख रहे हो कि जो मास सेंटर है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर ही है। मास सेंटर ऑफ अ बॉडी, है ना, मास सेंटर ऑफ अ बॉडी इज ऑन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, बट एक केस ऐसा भी हो सकता है कि मास सेंटर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर ही ना हो। जरूरी थोड़ी ना है कि आपका जो कॉमन नॉर्मल बन रहा है इट ऑलवेज गोज फ्रॉम द मास सेंटर। इट इज नॉट लाइक दैट कि ऐसा कभी होगा नहीं, हमेशा ऐसा कोई केस होने वाला नहीं। मतलब हमेशा आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो कॉमन नॉर्मल बनेगा वो हमेशा मास सेंटर से होते हुए जाएगा, पास होते हुए जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैसे पॉसिबल नहीं है, देखो एक केस हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। लेट्स सपोज एक मैंने एक बॉडी ऐसे ड्रॉ करा, लेट्स सपोज, ठीक है सर, और दूसरी बॉडी मैंने ऐसे ड्रॉ करा, इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा है, एंड ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे लेट्स सपोज इनका ना कॉमन नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ होता है। इस तरीके से अब आप देखोगे तो लेट्स सपोज इसका मास सेंटर तो यहाँ पे लेट्स सपोज सेकंड बॉडी,
और दिस इज फर्स्ट बॉडी। तो लेट्स सपोज इस फर्स्ट वाले का यहीं पर ही है, तो एक का भी अलग हो जाए तो भी आप बोलोगे इसेंट्रिक कांटेक्ट है। और जरूरी भी नहीं है कि दोनों में से एक का हो, दोनों भी हो सकते हैं कि वो लाइन ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ना आ रहे, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर ना आ रहे। तो डिपेंड करता है ना मास सेंटर कहाँ है बॉडी का, बॉडी का मास सेंटर कहाँ पे। अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर है तो ठीक है, अगर नहीं है इट मीन्स वो इसेंट्रिक इम्पैक्ट हो रहा है। कैसे इम्पैक्ट? इसेंट्रिक इम्पैक्ट। तो मास सेंटर इंपॉर्टेंट है पूरे डायनामिक्स में। हम हमेशा जब एक चीज, ये फोर्स भी लिखते हैं ना, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसका? सेंटर ऑफ अ मास का। तो हम डायनामिक्स में कुछ भी चीजें यूज कर रहे हैं तो किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्या कौन से मास के लिए? सेंटर ऑफ मास, है ना। एक पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया पूरी बॉडी में जहां पे टोटल मास जो है एक्ट कर रहा है, वो बात अलग है। हमें पता है कि मास एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी, बट हमने एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर रखा है जहां पे हम बोल रहे हैं कि टोटल मास इज एक्टिंग और अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड, वो चीज। तो मोशन रिलेटेड पैरामीटर्स हमेशा सेंटर ऑफ अ मास पे ही डिफाइन किए जाते हैं, चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, इस तरीके से जनरल हम जब बॉडी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, सेंट्रल, ऑब्लिक एंड इसेंट्रिक। ठीक है, अब एक सिंपल केस हम लेते हैं सेंट्रल इम्पैक्ट वाला एंड एनालिसिस देखते हैं कि ड्यूरिंग द इम्पैक्ट क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है आपको, है ना। क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो चीज एक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल इम्पैक्ट। सेंट्रल इम्पैक्ट, ठीक है। तो सेंट्रल इम्पैक्ट की बात करते हैं सबसे पहले तो दो बॉडीज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक बॉडी आपके पास ऐसा है, दूसरा ऐसा कुछ, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, लेट्स सपोज इसका वेलोसिटी हमने कंसीडर कर रखा है ये, इस तरीके से। तो लेट्स सपोज दिस इज u1, दिस इज u2। ये बात है बिफोर इम्पैक्ट की। बिफोर इम्पैक्ट ये चीज है। अच्छा, 1 और 2 का इम्पैक्ट होना है, ऑब्वियसली u1 का वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए u2 के कंपैरिजन में, तभी तो इम्पैक्ट होगा ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तभी जाके वो उनका कांटेक्ट होगा, या इम्पैक्ट जो हम बात कर रहे हैं, है ना, वो चीज है। तो ये चीज हम लिख भी देते हैं यहाँ पे कि u1 जो है ना, इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, ऑब्वियसली तभी आपका इम्पैक्ट होगा भी। ठीक है, देखो ये तो हो गया आपका ये वाला केस बिफोर इम्पैक्ट। अब जब इम्पैक्ट होगा मतलब इनिशियली कांटेक्ट होने वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका इनिशियल कांटेक्ट होगा। इनिशियली कांटेक्ट होगा, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इनिशियल कांटेक्ट। ठीक है, अच्छा जब इनिशियली कांटेक्ट होगा तो आप एक चीज बताओ, दोनों बॉडीज कांटेक्ट में, कांटेक्ट होने के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, क्या होगा यहाँ पे बेसिकली दो बॉडीज में, व्हाट विल हैपन, होगा क्या? velocities exchange. हाँ, वेलोसिटी एक्सचेंज, बट क्या बॉडीज में कुछ चेंजेस आएगा क्या? मतलब बॉडीज तो सर सेम ही रहने वाले हैं। सेम,
देखो तो बॉडीज, जब बॉडीज कोलाइड करती हैं तो कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा, सर कुछ ना कुछ। डिप्रेशन जनरेट होगा, पॉइंट ऑफ हाँ कांटेक्ट। मतलब सम काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन तो होने ही वाला है जब कांटेक्ट हुआ। देखो यहाँ पे आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हो तो लार्ज फोर्सेस इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि डिफॉर्मेशन होगा। जस्ट ऐसा नहीं कि कांटेक्ट टच करके वापस आ गया, ऐसा नहीं है। इम्पैक्ट की बात हो रही है, सिर्फ कांटेक्ट नहीं, इम्पैक्ट की बात हो रही है। इम्पैक्ट में आपके लार्ज इम्पल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, तो जब इम्पैक्ट लगेगा, इम्पैक्ट होगा दोनों का एक साथ, तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। एंड इलास्टिक बॉडीज होगी तो डिफॉर्मेशन पहले इनिशियल कुछ डिफॉर्मेशन होगा, वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद वो इलास्टिक बॉडीज है तो वो दोबारा जब अलग हो रही होंगी तो वापस वो डिफॉर्मेशन को क्या हो जाएगा, वो रीस्टोर हो जाएगा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में। ठीक है, डिफॉर्मेशन डेफिनेटली हुआ, हम बात कर रहे हैं इलास्टिक बॉडीज की, तो वो डिफॉर्मेशन दोबारा रिस्टोर हो जाएंगे, मतलब वो वापस अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन थी उसमें आ जाएंगे बॉडीज में। जो बॉडीज का अपना ओरिजिनल पोजीशन रहा होगा, मतलब साइज शेप जो भी रहा होगा उसमें वापस आ जाएंगे आफ्टर डिफॉर्मेशन, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग बॉडीज एज इलास्टिक बॉडीज। तो इलास्टिक नेचर यही है कि कोई भी चेंजेस हुए उसके जस्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड हम क्या बोलते हैं, बॉडीज रिगेन इट्स शेप एंड साइज। वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आपका इनिशियली कांटेक्ट हुआ, इनिशियल कांटेक्ट के बाद आपका डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन फिर इनिशियली डिफॉर्म होगा। अब ऐसा नहीं है एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली। इनिशियली कांटेक्ट, फिर आपका डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्मेशन एक मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे इसको आगे ड्रॉ करूं तो आप ऐसा देख सकते हो कि एक ये केस आपके पास, लेट्स सपोज ऐसा कुछ इधर आपका ये डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, लेट्स सपोज ऐसा ये केस है, और इस केस को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा केस है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का। बट इस मैक्सिमम कंडीशन पहुंचने से पहले भी वो कहीं ना कहीं इनिशियली डिफॉर्म हुआ होगा, वो डिफॉर्मेशन आपका मैक्सिमम तक पहुंचा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इनिशियल कॉन्टैक्ट के बाद सीधा मैक्सिमम हो गया, इनिशियल कॉन्टैक्ट के बाद थोड़ा डिफॉर्मेशन होते होते एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचा होगा। ठीक है, वो चीज फिर जो है ना, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया आपका। मतलब आप एक काम करो इसमें ना, पहले तो डिफॉर्मेशन ही हटा दो, तो मैक्सिमम वाला वर्ड हटा दो, वरना अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा कि एकदम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कैसे। तो ये आपका इनिशियल कांटेक्ट, फिर डिफॉर्मेशन, फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, इसके बाद जो होगा वो क्या है, अगेन आपका होगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ठीक है, इस तरीके से। अब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद होना क्या है कि ये रिटर्न करेगा अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, तो ऐसा होगा, ये रिटर्न करने की कोशिश करेगा। रिटर्न करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्निंग टू ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, फिर फर्दर क्या होगा, जब रिटर्न करा उसके बाद फाइनली इम्पैक्ट का मतलब ही क्या है, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ना, उसके बाद ये क्या होगा, सेपरेट होंगी बॉडीज इम्पैक्ट के। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कांटेक्ट बना ही है तब से, ये जब ये सारा जो हम प्रोसेस दिखा रहे हैं जस्ट विद इन द सेकंड्स हो रहा है, विद इन सेकंड, सेकंड से भी कम टाइम में हो सकता है, तो विद इन सेकंड्स ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज के बाद क्या होगा, बॉडी सेपरेट हो जाएगी। क्या होगी, बॉडी सेपरेट। तो आप इसको ऐसा दिखा सकते हो, बॉडी सेपरेट। ठीक है, इसको ना यहाँ पे दिखाते हैं, ये आपका, इसको हम नेक्स्ट पेज में बनाते थे। ये बिफोर कांटेक्ट, फिर इनिशियल कांटेक्ट, डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, रिटर्निंग टू ओरिजिनल शेप एंड साइज। नेक्स्ट इसके बाद जो बनेगा हमारा फिगर, वो उसका नेक्स्ट डायग्राम में नेक्स्ट पेज में बनाते हैं।
क्योंकि क्या है ना कि हमें बनाना है तो इस तरीके के डायरेक्शन दिखाएंगे, अदरवाइज उधर अपोजिट दिखाना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज अभी अपनी वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे। वेलोसिटीज सेम रहेंगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी कुछ ना कुछ। तो वेलोसिटीज बॉडी 1 का और बॉडी 2 का अलग अलग हो जाएगा, इनको हम लिखते हैं v1 एंड v2। ठीक है, बात करें u1 u2 are the velocities before the impact, v1 v2 are the velocities after the impact। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख भी देते हैं सेपरेशन केस। तो ये लास्ट जो हमारा था चीज समझ में आता वही है। तो बात समझ में, बिफोर इम्पैक्ट velocities are in the term of u, मतलब u1 u2 are the velocities before impact। इम्पैक्ट होने बिफोर इम्पैक्ट ऐसा है, इम्पैक्ट तो तभी हुआ जब u1 बड़ा था आपका u2 से, फिर इनिशियली कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट के बाद डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन फिर एक मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक पहुंचा, फिर डिफॉर्मेशन के मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद बॉडी रिटर्न कर रही है टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज बिकॉज वी आर कंसीडरिंग द इलास्टिक बॉडी। देन फाइनली सेपरेट आउट होंगी, सेपरेट होंगी तो वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट, है ना। v1 v2 बेसिकली क्या है, वेलोसिटीज आफ्टर द इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट हो चुका है, क्योंकि इम्पैक्ट हो चुका होने का मतलब क्या है, इम्पैक्ट हो चुका है मतलब बॉडी सेपरेट हो चुकी, तो वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट ना। सेम वेलोसिटी से तो होगा नहीं, वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स वाइज हम चीजें नोट डाउन कर लेते हैं जो मैं फिगर्स बनाए उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लिख लेना, पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, इसमें लिखेंगे इनिशियल कांटेक्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखना इनिशियल कांटेक्ट, इनिशियल कांटेक्ट टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन में यही तो हो रहा है, इनिशियली कांटेक्ट हो रहा है फिर वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, ये चीज इनिशियली कांटेक्ट फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें लिखना बॉडी इज will exert deformation impulse। ठीक है, impulse कौन सा, deformation impulse, which is equal and opposite। which is equal and opposite। ठीक है, ये चीज फिर क्या होगा इसमें, at the instant of, at the instant of maximum deformation, at the instant of maximum deformation, both colliding bodies move together। जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा होगा तब वो एक साथ मूव कर रही है। ठीक है, ये चीज याद रखो, मूव टुगेदर विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। ठीक है, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की बात हुई ना तब वो दोनों आपका सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है, वो रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप, और जैसे ही सेपरेशन हुआ उसके बाद फिर अलग अलग वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तो पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये आपका स्टार्ट हुआ है देखो यहाँ से, इनिशियल कांटेक्ट से। ये आपका स्टार्ट होता है इनिशियल वाले कांटेक्ट से यहाँ से, और कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक, मतलब इनिशियल कांटेक्ट फिर डिफॉर्मेशन फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर आपका दूसरा पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन।
जहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद क्या होंगे, रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, फिर फाइनली अलग अलग सेपरेट होंगे। तो इनिशियल कॉन्टैक्ट टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट, फिर डिफॉर्मेशन, फिर वही डिफॉर्मेशन मैक्सिमम तक पहुंचा है। तो ये है आपका पूरा पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन, इनिशियल कॉन्टैक्ट टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। ये चीज याद रखना, ये पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन इस तरीके से, तो पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन में आप लिखोगे पहला पॉइंट, at the instant of maximum deformation, at the instant of maximum deformation to the instant of separation, ठीक है। पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से लेकर कहां तक, एट द इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन, एट द इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड, during this period bodies during this period bodies during this period bodies return to its original shape and size, ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है। ये चीज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद तो रिटर्न करेगा अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में, फिर देन फाइनली एक इंस्टेंट होगा जहां पे वो सेपरेट होने वाला होगा। तो एट द इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन तक, फ्रॉम द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन टू व्हाट पॉइंट, एट द इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन, ये पूरा ही पीरियड किसको बोला जाता है, पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, ये चीज। एंड फाइनली इसमें भी पॉइंट लिख लेना, बॉडीज will exert restitution impulse which is equal and opposite, ठीक है। During this period bodies return to its original shape and size and bodies will exert restitution impulse which is equal and opposite। ये आपको दोनों का पिक्चर क्लियर है, हमेशा ना माइंड में ये डायग्राम जरूर रखना। बिफोर इम्पैक्ट, इनिशियल कॉन्टैक्ट, डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, फिर फाइनली सेपरेशन, ये चीज। तो डायग्राम्स आप याद रखोगे तो आपको पिक्चर क्लियर रहेगा कि हाँ यार, जो इम्पैक्ट वाला केस है ना उसमें ऐसा कुछ हो रहा है एनालिसिस में। तो एक तो पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन है, पर एक है आपका पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, ठीक है। बट उससे पहले हम कुछ एक मैकेनिक्स वाला एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, देखो ऐसे शॉर्ट में दिखा देते हैं, एक बॉडी 1 है, एक बॉडी 2 है, ठीक है। बिफोर इम्पैक्ट U1 U2, ठीक है, बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है। ठीक, ये चीज। दूसरा यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं,
ये वेलोसिटी v1, ये है वेलोसिटी v2। ये क्या है? आफ्टर इम्पैक्ट। और इन सब के बीच में क्या हुआ है वो हमने लास्ट अभी देखा है कि बेसिकली क्या क्या चीजें हो रही है ना। बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट। बिफोर इम्पैक्ट वेलोसिटीज आर u1 u2 एंड आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटीज आर v1 v2, है ना, ये चीज। तो इसमें सबसे पहले बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे मोमेंटम क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इज द मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, बिफोर इम्पैक्ट आपका ये मोमेंटम हो गया। ठीक है, u1 u2 तो खैर आपको क्लियर हमेशा याद रखना, u1 u2 क्या है? वेलोसिटीज बिफोर इम्पैक्ट एंड v1 v2 वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2, ये चीज। ठीक है, देन यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ according to principle of conservation of momentum, we can write क्या? m1 u1 plus m2 u2, this is the initial momentum and finally momentum क्या है? m1 v1 plus m2 v2, m2 v2। दिस इज द इक्वेशन जो आपको यूज करनी है आगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट। इनिशियली जो मोमेंटम था बाद में भी वही मोमेंटम रहेगा, है ना। ये चीज हम बोल रहे हैं, एनर्जी का लॉस नहीं कंसीडर कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा कुछ। तो इनिशियली मोमेंटम उतना है, फाइनल मोमेंटम उतना है। क्यों बोल रहे हैं? अब एक चीज सोचो ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा है? बाहर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा? नहीं, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप सिंपली बोलोगे यार मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना, इनिशियली जो मोमेंटम था फाइनल मोमेंटम भी वही रहेगा, बिकॉज देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम का कोई चेंज होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही? नेट फोर्स होने की वजह से मोमेंटम में चेंज है, फोर्स होने की वजह से बेसिकली कोई ना कोई मोमेंटम में चेंज होगा, बट यहाँ पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं प्रेजेंट। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आगे आप न्यूमेरिकल्स में इसको देखोगे एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन में कैसे आप इसको अप्लाई करोगे? आप ना जब क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन का लैंग्वेज जब पढ़ रहे हो तो आप ये चीज नोटिस करो, नेट फोर्सेस, नेट टॉर्क, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है एंड क्या चीजें प्रेजेंट है, उनके प्रेजेंट होने या ना होने से क्या इफेक्ट पड़ता है बाकी चीजों पे। ये इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। कोई चीज गिवन है, नेट फोर्स, अच्छा नेट फोर्स गिवन है तो क्या क्या चीजें होंगी फोर्स के होने से, इस तरीके से सोचना है। टॉर्क दिया है, टॉर्क देने से क्या क्या चीजें होंगी, नहीं दिया है तो क्या क्या चीजें नहीं होंगी। इस तरीके से आपको चीजें एनालिसिस करते हुए चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें लिखना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, देखो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन ऐसे होगा, रेशियो। रेशियो किसका? रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। relative velocity of approach divided by relative velocity of approach। relative velocity of approach, ठीक है। एक relative velocity of separation है और एक relative velocity of approach, इन दोनों का रेशियो इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसको आप बेसिकली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ई को रेस्टिट्यूशन इम्पल्स, रेस्टिट्यूशन इम्पल्स।
डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिफॉर्मेशन इम्पल्स। डिफॉर्मेशन इम्पल्स जनरली फर्स्ट वाला जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो जनरली वही सबको याद रहता है, सेकंड वाला या नेग्लेक्ट कर देते हैं या कंसिडर नहीं करते। सेकंड वाली चीज भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में कई बार डायरेक्टली आपको ऐसा यूज मिल सकता है या फिर आपसे पूछा भी जा सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? इट इज द रेस्टिट्यूशन इंपल्स डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन इंपल्स। रेस्टिट्यूशन इंपल्स का जब बॉडीज का मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद वो रिटर्न कर रहा है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में, उस वक्त जो इंपल्स लग रहा होगा। डिफॉर्मेशन इंपल्स क्या है? जब इनिशियली कांटेक्ट हुआ है और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है तो उस पीरियड में जो इंपल्स लग रहा है वो डिफॉर्मेशन इंपल्स है। उन दोनों का रेशियो इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दोनों डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वाला भी और सेकंड वाला भी, ठीक है। अब देखो कैसे लिखना है इसको हमें। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे लिखा जाएगा? देखो v2 माइनस v1, ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी u1 माइनस u2। ऑब्वियसली u2 u1 बड़ा होगा ना u2 के कंपैरिजन में, तभी तो कोलिजन हो रहा है, तभी आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख लेना साथ साथ में। द रिलेटिव इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द रिलेटिव वेलोसिटी are considered are to be considered along the line of impact, along the line of impact, हमेशा along the line of impact। मतलब देखो केस जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑब्लिक वाला केस, ऑब्लिक वाला केस है ना, तो आपको पता है कि v2 तो along the line of impact है बट v1 नहीं है, तो आपको v1 का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। याद रखना ये चीज, जो भी कंसिडरेशन है इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब आपको लाइन ऑफ वेलोसिटी कंसीडर करना है तो v1 आप कंसीडर करोगे अबाउट द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब ये भी जो भी थीटा है तो ये हो जाएगा आपका क्या, v1 cos थीटा। v2 तो ऑलरेडी है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। इस केस में देखोगे तो यहाँ पे ये ऐसे है ये ऐसे है, तो आपको इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है इसके अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के, और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो एंगल्स आपको गिवन होंगे तो आप इजिली निकाल सकते हो वो कंपोनेंट, ठीक है। बट ऑल द वेलोसिटीज आर कंसिडर्ड वेयर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये चीज तो इसको मिस नहीं करना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जनरली जो वेलोसिटीज दी होती है वही हम लिख लेते हैं, और जनरली ऐसा होगा कि आपको वेलोसिटीज लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मिलेगी ही नहीं, ठीक है। सिंपल मिल जाएगी तो फिर कोई भी सही कर देगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं मिलेगी, कुछ एंगल्स पे होगा तो आपको उसके अलोंग लेना है तो कंपोनेंट आप निकाल सकते हो बहुत ईजी। और ये होगा मोस्टली केसेस में, बहुत कम केस होंगे जिसमें डायरेक्टली अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट दे दिया जहाँ पे मिस्टेक होने के चांस ही नहीं। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन सेट कर रहा है तो वो क्वेश्चन सेट इस तरीके से करेगा, क्वेश्चन इजी भी होगा मतलब मॉडरेट लेवल का भी होगा और उसमें चांसेस ऑफ मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा होंगे। तो वही चीज है, देखो एग्जाम में स्कोर उसी का बेटर है। ऑब्वियसली बात है जब बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब सेम लेवल पे ही प्रिपरेशन करे, बस ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कौन कम से कम मिस्टेक्स कर रहा है, और कोई मिस्टेक्स कर ही नहीं रहा है। सबका सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, सबके पास सेम कंटेंट अवेलेबल है ना, सेम लेवल ऑफ हार्डवर्क भी होगा बहुत सारों का। बट इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप कितनी मिस्टेक्स को कम कर पा रहे हो, कितना मिनिमम से मिनिमम मिस्टेक्स कर रहे हो, या फिर कंप्लीटली एलिमिनेट ही कर दिया आपने मिस्टेक्स को, तो आप ऑब्वियसली बात है बेटर स्कोर की तरफ जा रहे हो। और वो ही चीज आपको लाना है अपने हार्डवर्क में भी, मतलब आप हार्डवर्क के थ्रू वो चीज अचीव कर पाओगे, है ना, प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस का, तो आप अपनी मिस्टेक्स को एलिमिनेट करते चले जाओगे, जो सिंपल मिस्टेक्स होती हैं यूजुअली जो क्वेश्चन में हो जाती है। फॉर्मूले में हमें रखना कुछ सा, रख कुछ और दिया क्योंकि हमने कोई चीज कंसीडर नहीं करी है उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं, तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है। फॉर्मूला सबको याद है बट फॉर्मूले से सही आंसर आ रहा है कितने लोगों का आ रहा है ये डिफरेंट चीज हो जाती है। फॉर्मूला सबको पता है ना, लेट्स सपोज आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला सबको पता है क्या फॉर्मूला यूज होना है, बट उसी फॉर्मूले को यूज करके, फॉर्मूला बहुत लोगों को याद है बट उसी फॉर्मूले को यूज करके बहुत लोगों का अलग अलग आंसर आता है, ये आपने नोटिस किया भी होगा जब प्रिपेयर करते हो।
क्लास सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो क्यों आ रहा है डिफरेंट? क्योंकि सब अलग अलग तरीके से उस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला एक है बट यूज सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, और यही चीज है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स का किसी फॉर्मूले के ऊपर, तो आपकी कमांड भी अच्छी होगी, एंड ऑब्वियस सी बात है मिस्टेक्स भी आपकी मिनिमम से मिनिमम होगी, एंड ऑब्वियस सी बात है आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हो तो मिस्टेक्स को आप जीरो भी कर सकते हो। या तो एक क्वेश्चन है जो नहीं आता, खत्म बात। पर लेकिन जो आता है उसको गलत कर दिया जाए तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। जहां पे आपको मिलना था 2, वहां पे आपको मिल गया -0.67। +2 की जगह +2 का आप थे कि आप कैपेबल थे कि +2 आपको मिल जाए मार्क्स, कोई एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो 2 मार्क्स का। बट अगर आपने मिस्टेक किया तो आपको डायरेक्टली -0.67, तो आप कितना लूज कर रहे हो आते हुए भी, ये चीज है important। वो चीज को हम अवॉइड करते हुए चल रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हमने लिख लिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट करके नोट पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग, चलो वो तो पॉइंट लिख लिया हमने, उसके बाद हम लिखते हैं। देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। परफेक्टली इलास्टिक bodies, perfectly elastic. Coefficient of restitution is 0 for perfectly plastic. Perfectly plastic. Second, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना है, during perfectly elastic body, elastic collision, perfectly elastic collision, मतलब E का वैल्यू 1 हम बोलना चाह रहे हैं। The restitution impulse, E का वैल्यू 1 है, ऑब्वियसली बात है ना कि restitution impulse is equal to deformation impulse। deformation impulse during perfectly elastic collision, the restitution impulse is equal to deformation impulse, correct, ये चीज। and there is no energy lost, there is no, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट, नो एनर्जी लॉस इन इलास्टिक collisions, that is total energy of two bodies is conserved। ठीक है, दोनों टोटल बॉडीज का, ठीक है, क्या लिखा है, टोटल एनर्जी ऑफ टू बॉडीज, नॉट द इंडिविजुअल वन। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज में डिफरेंस होगा, तो उसके बेसिस में आप ये नहीं बोलोगे कि एनर्जी का डिफरेंस हो गया, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस हो गया, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, नहीं। टू बॉडीज आर कंसिडरिंग एज अ होल सिस्टम, तो दोनों बॉडीज का टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको सेम मिलने वाला है, ये कहने का मतलब। कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, तो मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1, ठीक है। देयर इज नो लॉस, नो एनर्जी लॉस इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ टू बॉडीज इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट पे लिखना, ड्यूरिंग perfectly plastic collision, the restitution impulse is 0, ठीक है, ये चीज याद रखना।
During perfectly plastic collision, the restitution impulse is zero. So after collision, both bodies stick together and move with common velocity. Move with common velocities during perfectly plastic bodies. Perfect collision बोले, plastic perfectly plastic collisions और elastic collision. ये दो एक एक्सट्रीम केसेस हैं, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और एक परफेक्टली प्लास्टिक. ये दो एक्सट्रीम केसेस है. रियलिटी इन दोनों के बीच में है. रियलिटी जो है इन दोनों के बीच में. ठीक है, ये दो एक एक्सट्रीम केसेस है, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक. दो एक्सट्रीम केसेस रियलिटी में, इन एक्चुअल केसेस आपको इन दोनों के बीच में कहीं दिखने वाला है. ठीक है, ये चीज. तो परफेक्टली, बस आपको याद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि अगर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन होगा तो रेस्टिट्यूशन इम्पल्स विल बी जीरो. ठीक है, ये चीज याद रखना, रेस्टिट्यूशन इम्पल्स इज जीरो. ये चीज. और रेस्टिट्यूशन इम्पल्स जीरो, तो उसके बाद क्या होगा, दोनों बॉडीज आपको ना एक साथ मूव करते हुए दिखाई देंगी. ठीक है, मतलब एक दूसरे पे वो चिपक चुके होंगे, स्टिक कर चुके होंगे एक दूसरे के साथ. तो रेस्टिट्यूशन इम्पल्स इज जीरो इन केस ऑफ व्हाट, आप डायरेक्टली लिखोगे क्या, जब आपका परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन होता है. ठीक है, तो ये नोट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो. ठीक है, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन लिख लेते हैं. एक क्वेश्चन लिखते हैं. a mass of 12 kg traveling to the right with a speed of 7.5 meter per second. ठीक है, collides with another mass of 24 kg. ठीक है, traveling to the left with a speed of 25 meter per second. If E equals to 0.6, find the velocities of particle after collision and loss in kinetic energy ठीक, फास्ट इसको कैलकुलेट करो, क्या आएगा आंसर. U1 का वैल्यू 7.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दूसरी बॉडी है 225 kg की.
ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट कितनी वेलोसिटी से कितना 24 kg का, सॉरी ये 24 kg, और इसका वेलोसिटी आपको u2 दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके बिफोर इम्पैक्ट वाली है। दिस इज बिफोर इम्पैक्ट। आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटीज आपको फाइंड आउट करना है, एंड आल्सो द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1 होता तो लॉस नहीं होता, बट यहाँ पे वो ई का वैल्यू 1 नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉस होगा। निकालो कितना आएगा आंसर। निकालो कितना आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी तो यूज करोगे ना, एक रिलेशन वहां से मिलेगा। देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक रिलेशन है, उसका वैल्यू दिए, वहां से एक रिलेशन आएगा, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो इक्वेशन है, रिलेशन है, वहां से भी एक रिलेशन आएगा। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आपको वेलोसिटी फाइंड आउट होंगी आफ्टर इम्पैक्ट वाली। ठीक है, 7.67 7.67 and 27.16, yes, correct। दोनों वेलोसिटीज पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, देखो डायरेक्शंस भी कंसीडर करते हो चल रहा है, दोनों नेगेटिव आ रहा है ना, यस करेक्ट। ठीक है, तो ये तो बिफोर इम्पैक्ट वाली कंडीशन थी, तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, m1u1 प्लस m2u2, ये तो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा ना, m m1v1 m2v2। ये क्यों लगा रहे हैं हम, बेसिकली क्यों हम बोल रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, बिकॉज कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है सिस्टम में, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व, कौन सा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व। तो बिफोर इम्पैक्ट मोमेंटम, आफ्टर इम्पैक्ट मोमेंटम बराबर। सिमिलर केस होता है जब नेट टॉर्क नहीं लग रहा होता है सिस्टम पे, नेट टॉर्क अगर सिस्टम पे एक्सर्ट नहीं हो रहा है, नहीं लग रहा है, नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल होते हैं। वही चीज यहाँ पे भी, नेट फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर, इनिशियल मतलब बिफोर इम्पैक्ट, फाइनल बोलने का मतलब आफ्टर इम्पैक्ट। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। दूसरा रिलेशन आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से ई का वैल्यू, ई का वैल्यू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, ये चीज। ठीक है, तो इसमें आप इक्वेशंस में पुट कर लोगे, ई का वैल्यू आपको कितना गिवन है 0.6। ठीक है, v2 माइनस v1 आफ्टर इम्पैक्ट, हमें वेलोसिटीज नहीं पता, ठीक है, तो v2 माइनस v1, u1 वेलोसिटी क्या है, u1 वेलोसिटी है आपका 7.5 टूवर्ड्स राइट, इसको मैं देखो पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करना है, तो टूवर्ड्स राइट तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, u2 ऑलरेडी यहाँ बीच में नेगेटिव ऑलरेडी है, बट जो u2 वेलोसिटी इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, तो इसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा -25। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 लेट सपोज, और ये इक्वेशन नंबर 1,
तो 1 और 2 से आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो V1 V2 आपका निकल के आ जाएगा। तो V1 आपका आई थिंक आ रहा है 27.16 नेगेटिव में, और ये आ रहा है V2 का वैल्यू 7.67, ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी इज करेक्ट। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 2705। हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। 2703 मेरे पास, मतलब जो आंसर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली 2703 समथिंग आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, न्यूटन मीटर यूनिट है, न्यूटन मीटर। तो कुछ नहीं करना था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल कौन सी, बिफोर इम्पैक्ट, फाइनल क्या है, आफ्टर इम्पैक्ट। सिंपल चीज है ना। इसको निकालने का तरीका है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये चीज। इनिशियल के केस में आप फाइनल के केस में कैसे लिखोगे, देखो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। और ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये चीज करेक्ट, क्लियर है चीज। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट 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 जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है लैग्रांजियन मैकेनिक्स वाला पार्ट। ठीक है, छोटा सा पार्ट है बट आपको चीजें यहाँ पे कंसेप्ट ये समझना है कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स से अलग कैसे है, ठीक है, क्या चीज उसमें कंसिडरेशन है, वो चीज हमें बस एक छोटी सी चीज समझनी है। एंड उसकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अभी तक हम जो अप्लाई कर रहे हैं ना, पूरा मैकेनिक्स जो हमने पढ़ा वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। देखो मैकेनिक्स को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो फेमस है ऑलरेडी, एक होता है लैग्रांजे मैकेनिक्स, एक होता है हैमिल्टन मैकेनिक्स। तो अलग अलग सबका अपना अपना मैकेनिक्स को सॉल्व करने का, ठीक है, मैकेनिक्स को ऑब्जर्व फील करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो सब न्यूटोनियन है, ठीक है, जो बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ। ठीक है, वो सब चीजें। नेक्स्ट है लैग्रांजे मैकेनिक्स, वो चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें उसने ना बेसिकली लॉज नहीं दिए, उसने एक फंक्शन बना दिया एंड उसी फंक्शन से सारी चीजें डिफाइन कर रखी हैं। ठीक है, ये देखो सबसे पहले इसमें हेडिंग लिख लेते हैं लैग्रांजे मैकेनिक्स। लैग्रांजियन लैग्रांजियन मैकेनिक्स। देखो लैग्रांजियन मैकेनिक्स में सबसे पहले क्या है, उसने एक अपना फंक्शन दिया है लैग्रांजियन फंक्शन। तो वो चीज देखते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, लेट्स सपोज इसको एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है इट इज व्हाट, टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के डिफरेंस से उसने एक फंक्शन डिफाइन किया। ऑब्वियसली बात है, एक एनर्जी फंक्शन है, जो एनर्जी का डिफरेंस है मतलब एनर्जी फंक्शन है। तो ये एक लैग्रांजियन फंक्शन। अब इस फंक्शन को यूज करके उसने एक इक्वेशन लिखी है जो कि आपका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, कोई भी केस आप अगर आप कंसीडर करते हो। ठीक है, तो लैग्रांजियन फंक्शन आपको याद रखना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली वी से।
बट आपको नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज जस्ट हम बोल रहे हैं। टी माइनस बी हम कर लेते हैं, बट टी एंड बी फेमस नोटेशन है तो पता होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है, यही डिपेंड करता है जो कैसा यूज कर रहा है। बट फेमस टी यूज हम यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, बी यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक, नेक्स्ट अब देखो एक चीज है, क्या आपका जो मोशन है, जो मोशन है वो क्या है आपका, एक ऑब्वियसली वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला पार्ट जो कि क्या है वेक्टर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर और वेक्टर, स्केलर। यस स्केलर टर्म है ना। तो अब आप एक चीज देख रहे हो, देखो मोशन जो है, मोशन से रिलेटेड क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन से रिलेटेड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड आपको ये चीज पता है, ये जो दोनों है ये क्या है, पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो आप एक चीज देखो, वेक्टर का कन्वर्जन आपने स्केलर में कर दिया, एक एनर्जी फंक्शन बना दिया, ऑब्वियसली बात है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन जो डिफाइन की गई है वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरीके से, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिटरमाइंड equation of motion can be determined by d by dt, ध्यान से लिखना है, d by dt of what, del L by del x, ठीक है, माइनस del L minus del x equals to 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई भी केस आप कंसिडर करो तो इसकी हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो, ये चीज, ठीक है। इसका डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ आपको ये इक्वेशन याद होना जरूरी है, ठीक है। ये है आपके पास लैग्रांजे इक्वेशन, लैग्रांजे इक्वेशन, लैग्रांजे इक्वेशन, बात समझ में आ रही है। अच्छा हाँ, ये x डॉट है बेसिकली, ये है x डॉट, ठीक है, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स, ठीक है। फर्स्ट जो है ना x डॉट है, ठीक है, इसको x डॉट से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ठीक। अब देखो इस इक्वेशन में हमें चीजें लिखनी है कि वेयर, यहाँ पे आप लिखो इसे, इसी के बाद लिखना वेयर x डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी, ठीक है। x डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन, पोजीशन है ना, पोजीशन डिफाइन कर रहा है। अब पोजीशन जो है ना वो एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने कंसीडर किया है, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलने का मतलब, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलने का मतलब है इंडिपेंडेंट पैरामीटर, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, ठीक है। एक्स पोजीशन या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट या फिर जिसको बोले इंडिपेंडेंट पैरामीटर, मतलब एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। ऐसा कैसे, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको। एक सिंपल केस लेते हैं पेंडुलम वाला, ठीक है। तो पेंडुलम को आपने डिस्प्लेस किया, ठीक है, ये इस तरीके से पोजीशन है, आपको पता है ये थीटा यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है जो कि पोजीशन डिफाइन कर रहा है सिस्टम की, ठीक है। इंडिपेंडेंट पैरामीटर है जो पोजीशन डिफाइन कर रहा है सिस्टम, ठीक है।
इसी का दूसरा केस ले लेते हैं। लेट्स सपोज इस तरीके से दो मासेस थे, लेट्स सपोज ये आपके पास θ1, दिस इज θ2। अब इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हो गई, θ1 एंड θ2। समझ में आ रही बात? पहले वाले सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ थीटा की रिक्वायरमेंट थी, एक पोजीशन की, यहाँ पे दो पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स हो गई, θ1 एंड θ2। तो ये चीज है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस, जिसको हम लैग्रांजे इक्वेशन भी बोलते हैं। d by dt of del L by del x dot minus del L by del x equals to 0। सिंपल केस, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे, अब एक चीज देखोगे इस पर्टिकुलर केस में ना, आप एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, 0 0 तो ये थीटा का आपने रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि यहाँ एक ही पोजीशन की जरूरत थी थीटा की। बट दूसरे केस में क्या है, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक θ1 की और एक θ2 की। सही बात समझ में? यहाँ θ1 और θ2 दो पोजीशन की रिक्वायरमेंट, यहाँ एक पोजीशन में काम चाहिए। तो इस तरीके से आप सिस्टम का पोजीशन डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कुछ एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि इस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि एक बॉल है जो आपने ड्रॉप किया, या कोई भी बॉडी को आपने ड्रॉप किया, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं ना। फर्स्ट केस अगर आप कंसीडर करते हो, इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से। लेट्स सपोज इसका पोजीशन है, ये है वाई, पोजीशन वाई, ठीक है, इस तरीके से। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे। पोजीशन डिफाइन करेंगे वाई कोऑर्डिनेट से, ठीक है। पोजीशन हम डिफाइन करने वाले हैं सबसे पहले वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से, ठीक है। तो y इज अवर पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन, मतलब x डॉट, वेलोसिटी को हम x डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg, पोजीशन y जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं x से, mg x कोऑर्डिनेट पूछ दिया ना हमने उसको, हाफ mv, v को हम लिखेंगे x डॉट का स्क्वायर, इस तरीके से। समझ में आ रही बात? तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब रिप्रेजेंट कर लिया हमने x के टर्म्स में, ठीक है, पोजीशन के टर्म्स में। पोटेंशियल एनर्जी को पोजीशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब हम लिखेंगे सबसे पहले लैग्रांजे फंक्शन, ठीक है। लैग्रांजे फंक्शन क्या होता है, L क्या है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डिफरेंस इज अ फंक्शन। कौन सा फंक्शन, लैग्रांजे फंक्शन। तो L इक्वल्स टू हो जाएगा आपका व्हाट, हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस m g x, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी है हमने, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, सबसे पहले तो ये लिखते हैं, ये निकालते हैं, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट। अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं टर्म्स को, है ना, तो फिर इजीली हम पुट भी कर पाएंगे। तो एक्स डॉट का डिफरेंशिएशन होगा, टू टू से टू कैंसिल आउट होगा, यहाँ आएगा एम एक्स डबल डॉट, एम एक्स डबल डॉट, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आने वाली है इसकी, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट की, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे एम जी एक्स तो ये तो होगा नहीं, तो डेल एल बाई, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेल बाई डेल एक्स वाला पार्ट, डेल एल बाई डेल एक्स। यहाँ करोगे तो आएगा ये बेसिकली माइनस एम जी वाला पार्ट, ठीक है, माइनस एम जी, ठीक है। तो ये चीज है आपने, अच्छा यहाँ सॉरी एक
इस तरीके से जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये चीज ऐसा होगा ना, हाफ एम बी, ये हो जाएगा 2x डॉट, सिंपल। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये आपका mx डॉट आएगा। mx डॉट इस तरीके से कुछ आने वाला है, ठीक है, mx डॉट, ये चीज आ गया, नॉट x डबल डॉट नहीं आएगा वहाँ पे, सिंगल डॉट आएगा, ठीक है, mx डॉट, ये चीज आ गई, ठीक, ये चीज है। अब आप एक चीज देखो, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट का वैल्यू आ गया, डेल एल बाई डेल एक्स का वैल्यू आ चुका है, बस इन दो वैल्यूज को पुट ही तो करना है इक्वेशन में। कौन सी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखी इन लैग्रांज मैकेनिक्स, ये वाली इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स डॉट, तो ये हो जाएगा आपका एम एक्स डबल डॉट, ठीक है, एम एक्स डबल डॉट, ठीक है, माइनस डेल एल बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा आपके पास एम जी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई, ठीक। अच्छा, यहाँ पे माइनस एम जी है ना, तो ऑलरेडी इक्वेशन में माइनस है, तो विद माइनस साइन आप इसको हम अप्लाई करेंगे, तो आप एक चीज देखोगे, एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम जी, माइनस एम जी। अब जरा इस चीज को देखो, माइनस एम जी और एम एक्स डबल डॉट, क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन दिख रहा है आपको इस पर्टिकुलर केस में? एम एक्स डबल डॉट बोलेगा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एम जी क्या है, फोर्स, मतलब वेट है बेसिकली यहाँ पे, और ऑब्वियसली ये जो बॉडी है इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट ऑफ द बॉडी तो लग रहा है, और कोई तो फोर्स है ही नहीं, और कोई फोर्स है सिस्टम में? नहीं, कोई भी फोर्स नहीं है सिस्टम में, जस्ट एक एम जी फोर्स, वो भी उसका वेट है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज नेगेटिव, मतलब नेगेटिव हमने कंसीडर नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली आ गया। अब पहली बात ये भी सोचो, हमने डायरेक्शन कंसीडर, उसका नेगेटिव सेंस कंसीडर नहीं किया, बट वो इक्वेशन में ऑटोमेटिकली कंसीडर हो चुका है। तो आप ये चीज देखोगे, ये फाइनली आपके पास क्या है, इट इज बिकमिंग व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये mg क्या है, माइनस mg फोर्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ना, अगर कोई चीज ड्रॉप होती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज बात समझ में। और जो हमने वाइब्रेशन में पढ़ा था, क्योंकि हमने वाइब्रेशन में स्प्रिंग मास सिस्टम का वो केस भी मैं यहाँ से डिराइव कर सकता हूँ, वो केस भी, स्प्रिंग मास सिस्टम हमने पढ़ा था ना वाइब्रेशन में, फ्री वाइब्रेशन वाला केस, उसको भी हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। देखो बस आपको पूरा क्या याद रखना है, सिस्टम कुछ भी कैसा भी सिचुएशन दिया है, लैग्रांज मैकेनिक्स की बात करते हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डिफरेंस लेके एक फंक्शन बनेगा एल, जिसको लैग्रांजियन फंक्शन बोल रहे हैं। उसके बाद आपको इक्वेशन यूज करनी है ये वाली, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांजियन इक्वेशन आपको यूज करनी है बस। एक्स क्या है, एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट पोजीशन आप पैरामीटर आपने कंसीडर करना है, जिसको आप पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट केस देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम का, सेकंड केस हम यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम की हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हमने वाइब्रेशन में पढ़ा था, सिंपल वही चीज है, बट उसी को मैं सिंपल इस इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो देखना है। ठीक है, ये चीज कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास सिस्टम बन चुका है स्प्रिंग मास सिस्टम वाला, ठीक है। वो केस आपको पता है, वाइब्रेशन वाला पार्ट, इसको डिस्प्लेस करते हैं इनिशियली रेस्ट में है, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिस्प्लेस करते हैं हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से, फिर वाइब्रेशन सेटअप हो जाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने वहां पे भी डिराइव किया था बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, बट यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, देखो सबसे पहले
लैग्रांजे फंक्शन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या लिखोगे, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर। लेट्स सपोज यहाँ से ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, इस तरीके से। पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखने वाले हो, स्प्रिंग के केस में हाफ के एक्स स्क्वायर, एम जी एक्स मत लिख देना, हाफ के एक्स square. This is the potential energy which is stored in the spring while it is deforming. Some potential energy is stored when the spring is deforming. तो वो केस है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये चीज हो गई। अब सबसे पहले तो हम निकालते हैं डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, ये वाला पैरामीटर हम निकालते हैं सबसे पहले। तो ये तो हो जाएगा अगेन वही एम एक्स डॉट, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट होना है, और एक्स स्क्वायर है ना, तो 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सिंपल वही चीज, ये आ गया आपका। ठीक है, दूसरा में जो निकालना टर्म वो है डेल एल बाय डेल एक्स। इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा के एक्स, ठीक है, ये टर्म यहाँ पे जो मिलने वाला इट इज के एक्स विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन में आप सॉल्व करते हो के एक्स बेसिकली आपको मिलेगा, 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल होगा, ये चीज मिला। फाइनली लैग्रांजे इक्वेशन जो आपके पास है ऑलरेडी, उसको यूज करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, है ना, माइनस डेल एल बाई डेल एक्स, तो बस वैल्यूज तो पुट करनी है यहाँ पे, वैल्यूज पुट करिए आपने, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, ठीक है, इसका वैल्यू था हमारा यहाँ पे एम एक्स डॉट, माइनस डेल एल बाई डेल एक्स, इसका वैल्यू क्या है, माइनस के एक्स, ये तो हो गया आपका एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स टू 0। इक्वेशन ऑफ मोशन वही मिला ना आपको डायरेक्टली, के बाई एम, तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने वहां पे डिराइव किया, ठीक है, वाइब्रेशन वाले चैप्टर में सेम चीज है, सेम चीज आपको मिलेगा। और एक और केस अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो सिंपल पेंडुलम वाला केस आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया, आप दूसरा केस कंसीडर करना चाहते हो तो सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक वाला केस कंसीडर कर सकते हो। सिंपल पेंडुलम, ठीक है, तो ये आपके पास एक केस है जहाँ पे ऐसा कुछ, ये आपका ठीक कुछ इस तरीके में। अब आपको पता है कि यार लेट्स सपोज दिस इज थीटा, ये आपके पास एल है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, दिस डिस्टेंस बिकम्स एल माइनस एल कॉस थीटा, ये तो सिंपल सी चीज है, सिंपल मैकेनिक्स, एल माइनस एल कॉस थीटा, टोटल एल था उसमें से एल माइनस एल में, टोटल एल में से एल कॉस थीटा माइनस कर तो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको चीज समझने वाली ये है कि यहाँ पे जो एक्स है, जो हम अभी तक बात कर रहे थे पोजीशन की, वो यहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास, दिस इज थीटा, थीटा है वो हमारे पास यहाँ पे। अब जो भी पोटेंशियल एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखने वाले हो, इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स सपोज पोटेंशियल एनर्जी लिखा आपने, तो आपको पता है क्या लिखोगे, एम जी एच, बिल्कुल एम जी एच। एच बोलने का मतलब पता है क्या, इनिशियली पोजीशन ये था एंड आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट ये पोजीशन हो गया, तो इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पे पहुंचा है, तो कितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ गया है वही तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेगा ना। तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली इट इज एच, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज एच। आप यहाँ पे लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी
एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज। फिर नेक्स्ट आ जाता है काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म। आपको पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहे आप लिखना चाहो, ठीक है। यहाँ पे भी आप एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बात है वो क्या, रोटेशन का सेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो चीज है इट इज मूविंग लाइक दिस, है ना, इट इज मूविंग लाइक दिस। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमने कल डिस्कस करी थी ऑलरेडी। तो ये हाफ आई ओमेगा का मतलब क्या है, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी होता है ना, ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी, मतलब ओमेगा इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, थीटा डॉट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर, ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज आपने लिखा, तो काइनेटिक एनर्जी भी आपने लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी लिख लिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पोजीशन, और वो पोजीशन यहाँ पे क्या है, थीटा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, लैग्रांज फंक्शन लिखना है आपको, सिंपल, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है, ठीक है। अगर आप इसको लिखते हो तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपको भी आपका हाफ आई थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, इस तरीके से। तो लैग्रांज फंक्शन बन गया है, बस आपको वो दो चीजें लिखनी है लास्ट में, डेल एल बाय डेल थीटा डॉट, ठीक है। एक्स डॉट चला था, अब थीटा डॉट चला क्योंकि एक्स जगह हमारा थीटा आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या है, हाँ सिर्फ आई थीटा डॉट, ये एक आपने पैरामीटर फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद दूसरा पैरामीटर फाइंड आउट करोगे डेल एल बाय डेल थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या है, तो एम जी तो बाहर रहेगा, ठीक है, एम जी आपके पास बाहर रहना, ठीक है। एल का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, फिर ये आपका आएगा एल एम जी इंटू एल कॉस थीटा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो एम जी तो टर्म आएगा ही आएगा, बट एल और क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा बट विद अ नेगेटिव साइन, साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से ये चीज आपके पास आएगी विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि कॉस थीटा से पहले क्या था, ये नेगेटिव साइन था ना, जैसा ये चीज, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन थीटा वाला टर्म आएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बस इक्वेशन में पुट कर देना है, इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज। तो दिस इज द इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे वैल्यूज पुट डाउन करो सारी वैल्यूज, अच्छा डी बाई डी टी ऑफ आई थीटा डॉट करोगे तो आपको पता है वो आई थीटा डबल डॉट बनेगा और कुछ नहीं, माइनस और माइनस ऑलरेडी है एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अगर थीटा डिस्प्लेसमेंट, ये चीज याद रखना है आपको हमेशा कि साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा हो जाता है व्हेन थीटा इज वेरी लेस, थीटा इज वेरी लेस। अगर आपका थीटा बहुत ही स्मॉल होगा तो मैं साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो वो चीज कंसीडर करते हुए अगर आप देखोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा इट इज व्हाट, ठीक है, ये आपके पास बनने वाला है थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा डिवाइडेड बाई आई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये चीज बनने वाली है।
और आई आपको पता है ml स्क्वायर होगा, है ना। मास तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेटेड है ना, दिस वन, ये जो है दिस इज योर मास, और इसका मोड ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखोगे तो ml स्क्वायर होगा, सिंपल। तो आई का वैल्यू विल बी ml स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ, अच्छा हाँ ओमेगा भी लिख लेते हैं, ओमेगा वाला पार्ट भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया ना आपके पास, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ओमेगा n विल बी व्हाट, अंडर रूट mgl डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो फाइनली वैल्यू क्या मिलेगा, अंडर रूट g बाय l, ये चीज अंडर रूट g बाय l, ये चीज समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी सॉल्व कर सकते हो बहुत सारे केसेस में। तो लैग्रांजे मैकेनिक्स में कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, कोई भी केस आता है, एनी केस, ठीक है, आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले लैग्रांजे फंक्शन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डिफरेंस पूरे सिस्टम के लिए, नॉट द इंडिविजुअल पार्ट, टोटल सिस्टम के लिए, ठीक है। उसको एल आपके पास फंक्शन मिल गया, लैग्रांजे फंक्शन, ये फंक्शन आपको मिल चुका है, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद कैसे करना है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, ठीक है, डेल एक्स डॉट माइनस डेल एक्स डेल एल बाई डेल एक्स, ठीक है। एक्स हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज अ पोजीशन या इंडिपेंडेंट पैरामीटर, या फिर एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आप जो यूज कर रहे हो, जो पूरे सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, जो पूरे सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। इस केस हमने बोला था एक सिंगल थीटा था, है ना, वो थीटा से आपने इक्वेशन रिप्रेजेंट कर लिया, सिंपल स्ट्रेट लाइन बन गया। बट यहाँ पे दूसरे केस में, एग्जांपल नंबर 2 में आप देखोगे दो थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो थीटा 1 एंड थीटा 2, इस तरीके से, बात समझ में। तो ये लैग्रांजे मैकेनिक्स वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चंस वाला पार्ट है, उसका हम सेशन रखेंगे, मे बी आज अगर बीच अगर टाइम मिलता है, या फिर हम कल मॉर्निंग में रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। ठीक है।